मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि जिंक की कमी के जो धान में लक्षण होते हैं वो शुरू में भूरे धब्बे पड़ते हैं, पौधा छोटा रह जाता है और कल्ले कम निकलते हैं। और ये जो कमी कहलाती है खैरा रोग कहलाती है। अधिकांश क्षेत्रों में ये कमी देखी जा रही है, इसलिए धान में जिंक देना जरूरी है और ये जिंक हमें बुआई के समय देना चाहिए। अगर ये जिंक आप बुआई के समय नहीं दे पाए हैं तो रोपाई के बाद जब हम पहली खाद यूरिया की देते हैं तब हमें जिंक देना चाहिए। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि अगर हम शुरू में जिंक नहीं दे पाए हैं तो यूरिया के साथ कौन सा जिंक दें, कितना दें, ताकि पौधों को, धान को पूरा जिंक मिल सके और उसमें फुटाव अच्छा हो, उसमें बाली अच्छी बने, दाना अच्छा आए ताकि हमें पूरी उपज मिल सके। देखिए, जो जिंक है वो हमको रोपाई के समय ही देना चाहिए, लेकिन आप उस समय नहीं दे पाए हैं तो अभी समय है। रोपाई के बाद जो हम पहली खाद डालते हैं उसमें हमको देना चाहिए। मैंने एक दो वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं कि जो धान के बाद हमें रोपाई के बाद जो हमें पहली यूरिया देनी है वो हमें 20 से 25 दिन पे देनी चाहिए। इसमें कुछ किसान भाई का मानना यह है कि पहले जल्दी देना चाहिए क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन देखिए, रोपाई के समय हमने खाद दे रखी है, इसलिए जो पहली खाद हमें रोपाई के बाद देनी है वो 20 से 25 दिन सही रहता है, क्योंकि वो खाद तब तक लगती रहेगी और जब फुटाव शुरू होगा तब वो खाद चाहिए। तो जो पहली आप रोपाई के बाद खाद डालना है वो 20 से 25 दिन के बीच में ही डालनी चाहिए ताकि उसका हमें बेस्ट रिजल्ट मिले, बेस्ट रिस्पॉन्स मिले। तो उस समय हमको यूरिया जो है 1 एकड़ में 1 बैग दे देना चाहिए। नॉर्मली ये 45 किलो है, 45 किलो यूरिया हमें एकड़ का देना चाहिए। ये एकड़ की मात्रा है। इस समय हम जिंक दे सकते हैं, जिंक सल्फेट हम दे सकते हैं। अगर आपने रोपाई के समय नहीं दिया है तो ये जो जिंक सल्फेट है, अगर ये 33% वाला है तो ये आप 6 किलो दीजिए। दोनों को मिक्स कर लीजिए और तुरंत डाल दीजिए। इसको रखना नहीं है, यूरिया के साथ जिंक मिला करके आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास 21% वाला है, हालांकि बाजार में आजकल 33% वाला ज्यादा है, तो इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, 10 किलो डालना चाहिए। ये जिंक की मात्रा है। लेकिन जिंक सल्फेट ऐसी मिट्टी में नहीं डालना है जिसको लवणीय है, क्षारीय है, पीएच बहुत ज्यादा जा रही है, क्षारीय है, कैलकेरियस है, कार्बोनेट बहुत ज्यादा जा रहा है उसमें, ऐसी मिट्टी में नहीं डालना है। पीएच ज्यादा है, पीएच 7.5 से ज्यादा है, ऐसी मिट्टी में आप जिंक सल्फेट को ना डालें, क्योंकि अगर ऐसी मिट्टी में आप जिंक सल्फेट डालेंगे तो ये अघुलनशील हो जाएगा और पौधों में नहीं मिलेगा। तो कैलकेरियस सॉइल जिसमें कार्बोनेट ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें भी नहीं डालना। साल्ट जिसमें ज्यादा उसमें भी नहीं डालना, जिसमें सोडियम है उसमें भी नहीं डालना है। पीएच बहुत ज्यादा जा रही है वहां भी नहीं डालना है। अधिकांश क्षेत्रों में यही इस तरह की मिट्टी होती है, या तो पीएच ज्यादा है, या साल्ट ज्यादा है, या कैलकेरियस है। तो ऐसे में जिंक सल्फेट नहीं डालना है आपको यूरिया के साथ मिला करके। अगर आप डालेंगे तो ये अघुलनशील हो जाएगा, पानी में घुलेगा नहीं, फसल को नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप चिलेट जो जिंक आता है उसको डाल दीजिए। चिलेट जिंक आता है, ये करीब 12% में आता है। ईडीटीए जिंक होता है, ये ईडीटीए जिंक ये ज्यादा मिलता है, ईडीटीए 12% वाला। इस चिलेट जिंक को मिलाइए ऐसी मिट्टी में जो ये समस्याएं हैं। तो इसकी जो मात्रा है वो 1 एकड़ में आप 2 से 3 किलो मिला सकते हैं यूरिया के साथ। ये प्रति एकड़ मात्रा है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपने रोपाई के समय जिंक नहीं दिया है तब आप जो रोपाई का पहली खाद डालेंगे उस समय यूरिया के साथ मिलाकर के दे सकते हैं। जिंक सल्फेट दे सकते हैं या चिलेट जिंक दे सकते हैं। और लेकिन जो लवणीय, क्षारीय, हाई वाली, पीएच वाली मिट्टी में आपको जिंक सल्फेट नहीं देना चाहिए, उसमें चिलेट जिंक दें। ये महंगा आता है लेकिन ये पूरा पौधों को मिलेगा, पूरा घुलनशील होता है और फसल इसको पूरा ले लेती हैं। ये मिट्टी में जाके रिएक्शन नहीं करता है, ये अघुलनशील नहीं होता, ये दूसरे कंपाउंड नहीं बनाता, ये ऐसे ही रहता है और जड़ें इसको ले लेती हैं और इसका रिस्पॉन्स आता है, इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जिंक देना बहुत जरूरी है। अगर जिंक नहीं देंगे पौधा छोटा रहेगा,
फुटाव कम रहेगा। यही कारण होता है कि एनपीके की खाद पूरी देने पर भी फुटाव अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहां जिंक की कमी रहती है। तो इस कमी को आप पहली खाद तक पूरा कर लीजिए। अगर बाद में देंगे तो उतना असर नहीं आता है। सबसे अच्छा रिजल्ट तो तभी आएगा जब हम रुपाई के समय दें। अगर उस समय नहीं दे पाए हैं तो रुपाई के बाद जो पहली खाद दे रहे हैं उसमें हमें दे देना चाहिए। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन देंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जिंक का असर आएगा और फुटाव अच्छा होगा, पौधे हरे रहेंगे, कल्ले ज्यादा निकलेंगे, बालियां अच्छी बरी रहेंगी और उसमें खैरा रोग नहीं आएगा। अगर धान में खैरा रोग आ जाता है तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, उपज बहुत कम रह जाती है और हमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम जिंक का पूरा न्यूट्रिशन दें, सही खाद दें, सही तरीके से हम दे दें, ताकि फसल को पूरी खाद मिल सके और जिंक की कमी उसके अंदर ना हो और हमें अच्छा लाभ मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो मैंने खास तौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।